हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज उसका 6वां लेक्चर है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कई चीज़ें पढ़ाई थी, जिनमें से जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था वो क्या था। पहले तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग हुई थी हमारी फ्लक्स एंड गॉस लॉ से। फ्लक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। और उसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था ई ए कॉस थीटा, या इसी को हम लोग लिखते थे ई डॉट ए। ये क्या था, फ्लक्स। और गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, गॉस लॉ ये कहता है कि जो भी आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कौन सा सरफेस लेते थे, 3D सरफेस, वो उस सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड किए गए चार्ज, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 तब की बात है जब मीडियम आपका क्या हो, वैक्यूम या एयर, जो भी आप कहना चाहें। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे। पहला एप्लीकेशन आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। दूसरा एप्लीकेशन इसका हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। और तीसरा हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इसमें मैंने आपको 3-4 केस बताए थे और कहा था कि सब में सेम रहता है, केवल एक कंडीशन में अलग आता है। आज उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 r। यहाँ पर आती थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। यहाँ पर दो केस हो जाते थे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड में क्या होता था, 1/4πε0 Q/r², और इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आज का लेक्चर आईआईटी और नीट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड का सिलेबस नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्या है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग का आज का टारगेट है वो ये है, वो पहला हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे याद करिए मैंने आपको बताया था कि स्फीयर लिया हमने दो तरीके का, कौन कौन सा, सॉलिड और हॉलो। सॉलिड दो तरीके का, कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। हॉलो लिया कौन सा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो में कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड में कंडक्टिंग हो, इन तीनों का जो केस है वो यही वाला है, ये दोनों केस। केवल जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन अलग है और यही आपके आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में स्टार्ट किया था डाइपोल देखा था, डाइपोल मोमेंट देखा था। फिर हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें दो केस होते थे, पहला केस ऑन द एक्सिस, ये कंप्लीट हो चुका था। दूसरा केस था ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी को बोलते थे इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते थे इसको, इक्वेटोरियल प्लेन। ये अभी बचा हुआ है, तो अगर समय मिलता है तो ये आज पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और इसके बाद प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये हम लोग का आज का टास्क है। तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए।
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं। इस प्लेट पर आपने दिया है पॉजिटिव चार्ज। सीधी है? नहीं, सीधी नहीं है, रुक जाइए थोड़ा, इसको प्लेट सीधी बना लेते हैं। चलिए, काम चल जाएगा। और ये है, मान लीजिए इस प्लेट पर आपने दिया है नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? डाउनवर्ड। क्लियर है? अभी मैं बना दूंगा, यहाँ डायग्राम खराब हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। आप किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें आने वाली नहीं है। कोई भी चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लीजिए। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, मान लिया इस पे जो चार्ज है वो कितना है? E। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। और मान लिया इसका मास m है। इसको हमने v0 वेलोसिटी से यहाँ छोड़ा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा। क्लियर है? अब देखिए होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर एक फोर्स लगेगा। याद करिए, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बार बार, F बराबर QE। किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F बराबर QE। अगर चार्ज पार्टिकल कैसा है आपका? पॉजिटिव, तो F और E सेम डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल निगेटिव, तो F और E अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना? इस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, इसकी ये हेडिंग की आप हिंदी में लिख सकते हैं, एक समान, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो देखिए, अब जो ये निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, अब इस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहां लगेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पर एक फोर्स लगेगा। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जाना चाह रहा था कहां? सीधा। आपने इसको सीधा भेजा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा। भाई ये जाना चाह रहा है यहाँ, एक फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे है? नीचे की तरफ E। क्लियर है? तो ये अपने पाथ से क्या हो गया है? डेविएट हो गया है। जाना था इसको ऐसे और ये चला गया है ऐसे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? जहां ये गया है और जहां इसे जाना चाहिए था, यानी कि इस चार्ज्ड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? जहां इसको जाना था, जहां ये चला गया है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट y से डिनोट करेंगे। और ये कितने एंगल पर, ये कितने एंगल पर बाहर गया है, इन प्लेट के बाहर जाते वक्त कितना ये डिस्प्लेस हो चुका है, और ये कितना जो है, कितने एंगल पर इस प्लेट से ये बाहर निकला हुआ है। क्लियर है? तो ये अपना जो है टास्क है। अब इस टास्क के लिए हम लोग को करना क्या है? हम लोगों को मोशन कंसीडर कर लेना है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। उससे पहले अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो देखिए जो F है वो कितना है? QE। F होता क्या है? MA, तो QE। और ये देखिए जो A आया, ये कितना आया? QE/m। जरा मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये x डायरेक्शन में है कि y डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। फोर्स ऊपर कहाँ? y डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन भी कहाँ है? y डायरेक्शन में। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिएगा। अब एक तरफ हम लोग लेंगे x का मोशन और एक तरफ लेंगे y का मोशन।
चलिए, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में, अच्छा इसकी ये जो लेंथ है इसको एक्स मान लीजिए, ये जो लेंथ है इसको एक्स मान लीजिए, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना एक्स में कितना चला। तो देखिए एक्स में इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, v नॉट। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x। अच्छा, और इसका एक्सेलरेशन क्या एक्स डायरेक्शन में है, कुछ नहीं, कोई इसका एक्सेलरेशन नहीं है। मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना है, t। क्लियर है। एक चीज आप लोगों ने अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन या कुछ भी पढ़ा होगा तो आप लोग को ये मालूम होगा कि जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा। अरे भैया ये मोशन तो एक साथ हो रहा है ना, जितने टाइम में यहां से वहां पहुंचा उतने ही टाइम में इसने ये हाइट भी तो प्राप्त की है। इसको वाई में देखेंगे। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म 0, तो x बराबर v नॉट t, तो t बराबर यहां से आ गया x अपॉन वी नॉट, इक्वेशन 2। चलिए यही काम करना है हमें कहाँ, इधर। तो u y में क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं है। डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ है, y। एक्सेलरेशन y में कितना है, QE बाई m, या यहाँ पर Q की जगह आपने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो आप इसको लिख सकते हैं AY बराबर स्मॉल e कैपिटल E बाई m। कोई इसमें अंतर नहीं है, बात वही है, ठीक है। तो स्मॉल e कैपिटल E बाई m। टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, x अपॉन वी नॉट। तो फिर से लगा देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस बार देखिए ये टर्म 0 होगा, s कितना है y हाफ a स्मॉल e कैपिटल E बाई m t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए y कितना आया, y आया है e कैपिटल E x स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो y है वो प्रोपोर्शनल है E बाई m के, या इसी को आप लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल है Q बाई m के। इसको बोलते हैं मास, चार्ज टू मास रेशियो। नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास का रेशियो है। अगर जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, पूछा है किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका वाई ज्यादा उसका E बाई एम ज्यादा, या जिसका E बाई एम ज्यादा उसका वाई ज्यादा। क्लियर है। तो चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर किसी पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा होगा। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। चलिए ये तो हमने निकाल लिया कि क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर हमें निकालना हो कि किस एंगल पर बाहर गया है, तो देखिए ये आपकी वेलोसिटी थी v जिससे जा रहा था, यहाँ इसका x कंपोनेंट आएगा और यहाँ इसका क्या आएगा, y कंपोनेंट आएगा। क्लियर है। तो अगर मैं x और y निकाल लूँ वेलोसिटी का कंपोनेंट का, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ कि थीटा भी निकल आएगा। तो देखिए फिर से ये है x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन। x में देखिए अगर मैं vx बराबर ux प्लस AT लगाऊं, क्लियर है, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ भी मुझे वही लगाना है, और vy बराबर uy प्लस AYT, यहाँ पर क्या है AXT। तो देखिए AX 0 था, AX क्या था 0, तो ये टर्म 0, तो Vx कितना आ जाएगा, ux कितना है V नॉट। क्लियर है। Vy uy कितना है आपका 0 प्लस AY कहाँ गया, स्मॉल e कैपिटल E बाई m, और t कितना है x अपॉन वी नॉट, कितना है x अपॉन वी नॉट। अब देखिए अगर इसी डायग्राम में मैं इस v नॉट को उठाकर यहाँ रख दूँ,
कहाँ रख दूँ, यहाँ। तो देखिए ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये डायग्राम आपका बनेगा, ये एंगल थीटा है, ये आपका Vx और ये आपका Vy। तो यहाँ अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vy अपॉन Vx, तो tan थीटा बराबर Vy कितना है, स्मॉल e कैपिटल E x अपॉन m V0, और एक V0 इसका आएगा तो V0 का स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स स्मॉल e कैपिटल E x अपॉन m V0 स्क्वायर। इस एंगल पर ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया। अब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू देके कुछ पूछ लेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा गया है, चार्ज उसका इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई गई है वो 2×10⁻³ वोल्ट पर मीटर की है, इस तरह कुछ भी बोल सकता है। तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए करना। क्लियर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो y है, यानी कि जो इसका डिफ्लेक्शन या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, E/m के रेशियो पर, E और m के रेशियो पर। क्लियर है। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज़्यादा, ठीक है ना, उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा। और इसी तरह आप देख सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज़्यादा, उसी के लिए थीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे समझ से यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ें।
चलिए, तो अब जो है हेडिंग आप लोग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या इसी को कभी कभी बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, दोनों बातें एक ही हैं। नॉन कंडक्टिंग को भी डाई इलेक्ट्रिक बोल देते हैं। केस तो इसमें भी दोनों हैं, पहला आउटसाइड पॉइंट और दूसरा इनसाइड पॉइंट। अब थोड़ा सा जरा ये समझ लीजिए आप लोग कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड अगर वो है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कोई आपके पास स्फीयर है जो कि अंदर से कैसा है, सॉलिड। अब आपने इसको आपने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह का है। डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह का है। एक केस तो ये है कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, या दूसरा केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये केस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल क्यों हो जाएगा, जब भी आप जानते हैं जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म चीज़ आती है तो हमको जो हेल्प लेनी होती है वो हम लोग हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। ये केस कब आएगा, ये केस तब आएगा जब आप इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। आउटसाइड में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और आउटसाइड का रिजल्ट भी वही आएगा जो आपके बाकी केसेस में आया है। क्लियर है? चलिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। हेल्प हम लोग किसकी लेंगे, गॉस लॉ की। जिस तरह बाकी डेरिवेशन किए थे कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सैटरडे को, उसी तरह ये भी करना है। सैटरडे क्या, मंडे को। चलिए देखिए, तो एक मैंने बनाया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस पर चार्ज है, प्लस माइनस जो भी मानना हो मान सकते हैं, दोनों मत मान लीजिएगा एक साथ, या तो प्लस या तो माइनस। इसकी जो रेडियस है, वो कितनी है, कैपिटल आर। दिख रही है ना, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। आप कहाँ गए, स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपने एक आउटसाइड पॉइंट लिया है P। ठीक है, ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस। और यहाँ से आपने क्या बना दिया है, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस, जो कि क्या है, स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है। क्लियर है? तो अब आपको क्या देखना है कि इस स्फीयर पर कितना चार्ज है, Q इन। चार्ज होता क्या है बताइए जरा, चार्ज क्या होता है, Q इन आपने पढ़ा है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्फीयर की बात हो रही है। बताइए वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये जो आपका स्फीयर है, अब देखिए बेसिकली आपको ये समझना है। देखिए जब भी हम लोग गॉस लॉ की बात करते हैं या गॉस थ्योरम की बात करते हैं, तो जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमने इसके बाहर से एक बनाया, तो ये जितना चार्ज इस पे था वो पूरा का पूरा कहाँ आ गया, इस गॉसियन सरफेस में भी आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा बताइए, रो इंटू वी। होगा कि नहीं होगा? रो बराबर क्या होता था, Q बाई वी। रो बराबर क्या होता था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये V को इधर भेज दिया तो क्या आ गया, रो इंटू वी। यहां तक तो कोई समस्या, मेरे समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? फिर से वही कहानी करनी है। कौन सी कहानी, फिर से वही कहानी क्या रहती है, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ए ऐसे लेंगे तो ई भी कहाँ है, ऐसे। यानी कि हर जगह हर पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जैसा पिछली बार किया था वही है, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फाई नेट क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो। तो ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए, और कॉस जीरो क्या है आपका 1 ए। किसका एरिया, किसका एरिया बताइए जरा सा, फाई नेट गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए, आप जानते हैं किससे, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं आप, गॉस थ्योरम से आप ये जानते हैं कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो आप जैसा कि हम लोग ने पिछली बार किया था, इस फाई नेट और इस फाई नेट को इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, रो इंटू वी। इसको मैं देखिए रो, और वी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस हमें चार्ज किस पर देख रहे हैं, चार्ज जो भी है वो कहाँ है, इस स्फीयर पर। तो हमने क्या किया, रो इसकी डेंसिटी और वी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यही केस है कब, जब आपका रो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो जो रो है वो कांस्टेंट नहीं होता। ये जो रो है आपकी डेंसिटी, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये जगह टू जगह वेरी करती रहती है। अभी हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। तो क्लियर है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, और क्या है, फाई नेट की जगह क्या रख देना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इन कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई और ये 4 पाई खत्म, तो ई बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो आया है ना, ये एक्चुअली में वही है जो अभी तक आपका आंसर आता रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे, जरा वैल्यू रख के देख लीजिए। मान लीजिए लेट जो टोटल चार्ज था वो क्यू होता, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो फाई नेट बराबर कितना आ जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आउटसाइड केस में हर बार आंसर यही आएगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे हॉलो हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड वाले आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये केस सभी के लिए एक समान आया है। ये डेंसिटी के टर्म में है, ये किसके टर्म में है आपका, ये डेंसिटी के टर्म में है, और ये किसके टर्म में है, चार्ज के टर्म में। कोई डिफरेंस नहीं है। अरे रो की वैल्यू अगर तुम यहीं पर उठा के रख दोगे, ठीक है ना, तो आंसर तुम्हारा फिर से वही आ जाएगा। रो की वैल्यू चार्ज के टर्म में लिख दो, तो रो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू बाई वी यहाँ रख दो, तो आंसर तुम्हारा फिर से यही घूम के आ जाएगा। मतलब आउटसाइड केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड r² के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। खेल कहाँ होगा, इनसाइड पॉइंट पर। तो चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग आ रहे हैं अब इनसाइड पॉइंट पर, वहीं पर जो है अब जो आपकी सिचुएशन है वो चेंज होगी। चलिए केस अभी वही है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब थोड़ा सा और भी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत का मतलब ये है कि केस थोड़ा सा चेंज होते चले जाएंगे, बाकी और ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। सब समस्याओं का समाधान आपको यहीं मिल जाएगा। चलिए अब हमको लेना है इनसाइड पॉइंट। चलिए सेकंड क्या है आपका, इनसाइड पॉइंट। तो देखिए ये मैंने एक बनाया है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। मैं चार्ज इसमें बाद में भरूंगा, पहले मैं ज़रा एक इंटरनल भी बना दूं। ये इसका सेंटर है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये इसकी रेडियस है कितनी, कैपिटल R। स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने क्या खींचा, गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पर हमें क्या देखना है अब, चार्ज। तो देखिए इस पर मान लीजिए मैंने कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है।
नॉन कंडक्टिंग में आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए काफी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आगे देखते हैं। अब देखिए होगा क्या, जो आपका देखिए समझिएगा, ये जो आपका कैपिटल आर है ये किसकी रेडियस है, इस वाले गोले की। तो रो आपका क्या होगा बताइए जरा मुझे, रो क्या होता है, देखिए Q बाई वी, Q बाई वी, और V में क्या लिखूंगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़े वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, काम हम लोग का फिर से वही, गॉस लॉ अप्लाई करने के स्टेप्स जो हमारे हैं वो हर बार वही हैं। क्या है हर बार, इस पर आ जाइए, हमें क्या निकालना है, फाई नेट। देखिए यहां अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन लूंगा डीए का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड। यहां अगर डीए लूंगा तो एरिया ऐसे, डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, मतलब ई और एरिया के बीच में हमेशा जो एंगल है वो कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, ई ए, और ई ए कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो कन्फ्यूजन तुमको जहाँ होगा वो स्मॉल और कैपिटल आर में ही होगा। तो देखो जब फ्लक्स निकालते हैं तो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस आपने ध्यान दीजिए, आपने गॉस लॉ में क्या पढ़ा है, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इस कितना होता है ये। अब देखिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिख लिया, फाई नेट। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। यहाँ तक देखिए आपको कोई समस्या फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब हमें करना क्या है देख लीजिए, तो जो फाई है आपका, क्या है आपका फाई। अब अगर मैं क्यू इन निकालने जाऊं, क्या निकालने जाऊं, क्यू इन, तो क्यू होता क्या है, रो बाई वी, रो बाई वी। देखो रो कांस्टेंट है इसलिए हम रो को सीधे रो लिख रहे हैं, तो रो और यहाँ क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यू, ये वही वाली इक्वेशन है, इसको मान लीजिए आप 3। तो फाई नेट आप जानते हैं किसकी वजह से, गॉस लॉ की वजह से क्या होता है, इसको चलो स्मॉल ही माना है कोई बात नहीं, क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू रख दो जरा, तो रो 3 ऊपर चला जाएगा, और सही लिखा है ना, क्यू बराबर, देखो कुछ गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, ये जो है रो इंटू वी होता है, रो इंटू वी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्साइलन नॉट। क्लियर है। अब इस फाई नेट की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा क्या, तो ई कितना आया, आर क्यूब रो। देखिए कुछ और मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना अभी, हाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहां पर मिस्टेक ये हुई है, देखिए हमें जो चार्ज लेना है, हमें जो चार्ज लेना है वो किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। भाई हमें कौन से सरफेस से मतलब है, गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस का जब चार्ज लेंगे तो वॉल्यूम भी तो गॉसियन सरफेस का ही लेंगे, तो स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब नहीं। हमें पूरे वॉल्यूम से क्या मतलब है, हमें इस पूरे वॉल्यूम से क्या मतलब है, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है केवल इस छोटे से गॉसियन सरफेस से। तो हमने रेडियस किसके लिए, इसकी। अब बाकी सब सही है, तो फाई नेट बराबर क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट। अब वैल्यू रख दीजिए, फाई नेट की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखिए 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट। देखिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रो अपॉन एप्साइलन नॉट। देखिए 4 पाई से 4 पाई मर गया, आर स्क्वायर से एक यहाँ मरेगा तो एक आर बचेगा, कितना आ गया रो, और एक आर बचा और नीचे 3 एप्साइलन नॉट। ये है आपका रिजल्ट। अब देखिए खास बात देखिए, यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब आर बढ़ने पर ई क्या होगा, बढ़ेगा। वहाँ पर बाहर क्या होता है, आर बढ़ने पर ई घटता है, और किस कैसे घटता है, आर स्क्वायर।
अब देखिए ये कैसे हो रहा है, सीधी सी बात है, इसमें चार्ज पूरे में है, आपने अभी इतना चार्ज घेरा हुआ है, अगर मैं आर बढ़ा दूं तो ये घेरा और बड़ा हो जाएगा, कुछ और चार्ज अंदर आएगा, जब चार्ज और अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ये गोला इतना हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, और बढ़ गई, क्योंकि और चार्ज अंदर आ गया। बढ़ते 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 ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम, जब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, मतलब आप सरफेस पर आ जाएं, पूरा चार्ज आप ले जाएं। क्लियर है? तो वो कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा आपको, कितना हो जाएगा, वही हो जाएगी 1/4πε0, जो भी टोटल चार्ज होगा इस पर Q, और यहां पर आर स्क्वायर, कहां पर, सरफेस पर, ये कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर की जगह। ठीक है ना? ये देखिए कब का केस है ये, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए जो रो था हमने मान लिया कि हर जगह जो डेंसिटी है वो रो ही है, मतलब बाहर हो अंदर हो कहीं पर भी हर एक पॉइंट पर डेंसिटी कितनी है, रो है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो सकता है इसकी डेंसिटी कहीं अलग हो, कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो। तो अब हमको देखना है वही वाला केस, जब डेंसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आउटसाइड के लिए अभी भी वही रहेगा, आउटसाइड में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आउटसाइड में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा स्फीयर अपने अंदर ले लेते हैं, अब उसमें जितना चार्ज है वो आपको मिल ही जाना है। अंदर वाले में क्या समस्या है कि हमें केवल वही चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज, जो चार्ज इस हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर हो। ये जो यहां बीच में जो चार्ज है, ये इस चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें कौन सा चार्ज लेना है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसलिए जो हमने वॉल्यूम यहां पर लिया है वो किसका वॉल्यूम लिया है, इस गॉसियन सरफेस का, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे किसके लिए, जब आपकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए जरा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, किसका किसका, ई और आर का, तो देखिए पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये क्या है, कैपिटल आर। रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, देखिए बढ़ी। जैसे ही आप रेडियस पर आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम, और जैसे ही बाहर जाएंगे तो आर स्क्वायर से क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, तो ये ऐसे चली गई, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है? ये ऐसे, इसको थोड़ा सा और सही बना लीजिए स्लोप को, ऐसे, ठीक है ना। ये आर का है, ये रेडियस पर आप आ गए, रेडियस पर क्या हो गई, मैक्सिमम, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और इसके बाद घटनी चालू।
ठीक है, हो गया। चलिए अब किसके लिए देखना है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसको मिटा देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो डेंसिटी है वो अब कांस्टेंट ना होकर फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का। ये आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को चेंज करता रहेगा। जैसे कभी रो नॉट आर दे दिया, कभी आर स्क्वायर, कभी आर क्यूब, कभी आर की पावर 4, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। मतलब आर का कोई ना कोई टर्म आने वाला है। चलिए तो मैंने क्या बनाया, फिर से एक वही स्फेरिकल, ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके इंटरनल पॉइंट पर देखना, तो देखिए इसकी जो बड़ी वाली रेडियस है वो कितनी होती है, आर। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस। क्लियर है। तो देखिए अपना जो टास्क है वो टास्क वही रहेगा, क्या रहेगा कि आपको मेन चीज़ क्या निकालनी है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रहेगा। अब आप डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं ले सकते, डेंसिटी क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन। डिस्टेंस का फंक्शन मतलब कैसे, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ डेंसिटी कुछ और रही होगी, आर थोड़ा सा बढ़ा कुछ और, बढ़ा कुछ और बढ़ते बढ़ते आर जब यहाँ पहुँच गया तब डेंसिटी कुछ और रही होगी। मतलब अब जो आपका Q इनसाइड है इसको आप सीधे सीधे रो इंटू वी नहीं लिख सकते कि V की जगह आपने क्या लिख लिया यहाँ 4/3, पिछली बार जैसे लिखा था पाई आर क्यूब। अब ये नहीं हो सकता। अच्छा, आप रो की जगह रो नॉट आर भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया, ये रो नॉट जो आर है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये कब है, जब ये डिस्टेंस आर पर पहुंच जाए। यहां पर कुछ और रही होगी, यहां कुछ और, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है। अगर आपने रो नॉट आर यहीं लिख दिया तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। केवल वो कहां की है, बाउंड्री की है, अंदर तो कुछ और है ना, अंदर तो आर की वैल्यू कुछ और है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे सहारा, देखिएगा ध्यान से। हम इस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक स्फीयर लेंगे, x डिस्टेंस पर एक स्फीयर लेंगे, उसको dx तक क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। एक dx स्ट्रिप, जिसको बोलते हैं dx की हमने स्ट्रिप ली। अब हम निकालेंगे क्या, इस छोटे से स्फीयर में चार्ज निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस छोटे से स्फीयर में चार्ज निकालेंगे और इसको कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, r तक। देखिए इस तरह समझिएगा, ये आपका है गॉसियन सरफेस, r डिस्टेंस का, r रेडियस का। हम इस पे एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे x रेडियस का, जिसको हम dx तक क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। मतलब क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए तो dx। यहां तक का हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज। मतलब इस छोटे से जो स्फीयर है, अरे याद करो यार, जब भी कोई वेरिएबल चीज आती थी तो छोटे से टुकड़े का निकालते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। तो हम इस छोटे से का चार्ज निकालेंगे dq, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां, सेंटर पर। डिस्टेंस कितनी है, 0, और रेडियस कहां तक जाना है हमको, इस r तक। तो 0 से r के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा चार्ज निकल आएगा। तो यहां से देखिए dq कितना हो जाएगा, देखिए dq होता क्या है, रो इंटू वी। तो रो कहां तक गए हैं आप, x तक, तो रो नॉट r था तो रो नॉट क्या हो गया, x, और dv। अब एक चीज याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो dv होता है इस टाइप के पोर्शन का, वो 4πx² dx होता है। 4πx² dx होता है। हम इस छोटे से स्ट्रिप में क्या देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, dv। ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैथमेटिक्स में या जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, उसका जो भी एप्लीकेशन है उसमें आपने ये बहुत निकाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, dq। अब हमें क्या निकालना है, qin। ठीक है, qin। तो qin के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर r तक, और ये क्या आ गया, dq। dq की वैल्यू उठाकर रख दीजिए। तो qin dq की वैल्यू क्या है, रो नॉट x 4π
एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट 0 से r। देखिए रो नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो क्यू इन बराबर रो नॉट इंटू 4 पाई और ये एक्स क्यूब डी एक्स 0 की पावर 0 से r तक। तो देखिए रो नॉट 4 पाई, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4, तो एक्स की पावर 4/4 लिमिट है 0 से लेकर r तक, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो रो नॉट इंटू पाई इंटू आर की पावर 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया आपका क्यू इन। अब देखिए क्या लगाना है आपको, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फाइनेट है वो किसके बराबर होगा, क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट के। तो क्यू इन कितना है, रो नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्साइलन। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अच्छा, अब एक फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ई डी ए कॉस थीटा वाला। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, और ये क्या हो गया आपका एरिया। तो फिर से वही कहानी आएगी, जो दूसरा फाइनेट आता है वो कैसे आ जाता है, ई डी ए कॉस 0, तो ई इंटू ए कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 में क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्साइलन नॉट। क्या हुआ यहाँ से देखिए, ध्यान समझिएगा, देखिए एक बार मैं देख लूँ कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा, आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना आ गया, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्साइलन नॉट। अब देखिए यहाँ ई किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। क्यों आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि जैसे जैसे आप आर से बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है ना, इसलिए अब ई क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डेंसिटी कैसी है। कभी अगर देखिए ये, इसको फॉर्मूले को नहीं रटना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि हमें रो का फंक्शन देखना है कैसा है, आर है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, और यहाँ पर आप उसको रख देंगे, यहाँ पर उसको रख देंगे, छोटा सा चार्ज निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस। चलिए मिटा दें। तो ये कौन सा केस था, जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब आपको इंटीग्रेशन करके पहले चार्ज निकालना है कि कितना है, उसके बाद तो सेम प्रोसीजर है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, IIT क्वेश्चन में आपको 3 डायग्राम दिए हुए थे। कैसे दिए हुए हैं ये, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड
स्फीयर्स, 3 दिए हुए हैं, एक ऐसे है, एक इससे थोड़ा बड़ा और एक ये। ठीक है, पहले वाली की जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो है r/2, इसकी जो रेडियस है वो है r, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2r। ठीक है, कह रहा इस पर जो चार्ज है वो है q, इस पर जो चार्ज है वो है 2q, और इस पर जो चार्ज है वो है 4q। ठीक है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, या E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, या E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, और कई आप इस तरह के वो बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या ट्राई कर सकते हैं आप लोग? पहले तो ये समझिए कि जो ये पॉइंट R की बात कर रहा है, पॉइंट P की बात जो कर रहा है, ये वो कहाँ होगा, हर केस में वो कहाँ होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये r/2 है, कह रहा है r डिस्टेंस पर, तो सेंटर से जब आप r जाएंगे तो r/2 यहाँ और r/2 यहाँ, मतलब ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पहुँच गया, आउटसाइड। यहाँ से आप r जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस r पर, क्योंकि रेडियस इसकी r है। जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, अंदर, यहीं कहीं पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये क्या होगा r। तो ये पॉइंट P यहाँ है, ये पॉइंट P यहाँ, ये पॉइंट P यहाँ है। अब देखिए ये सिंपल केस हो गया, तो E1 देखिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है r²। सही है, चार्ज Q है, डिस्टेंस कितनी है r²। यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा E2 में आप कहाँ हैं, सरफेस पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 2q, और डिस्टेंस कितनी है r²। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E2 बराबर 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये सब आउटसाइड और सरफेस वाले पॉइंट है। अब यहाँ आ जाइए E3 के लिए आपको क्या बताया गया था, देखिए डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो देखिए एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, क्या, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट आया था कि नहीं। अगर मैं इसको चार्ज के टर्म में निकालना चाहूँ तो चार्ज के टर्म में देखिए क्या हो जाएगा, रो क्या होता है आपका Q/V, तो Q/V, V कितना होगा 4/3 पाई r3। ठीक है, ये 2r मत समझिए इसे, मैं एक पहले जनरल केस की बात कर रहा हूँ, वैल्यू तो हम लोग यहाँ रखेंगे ना अभी बाद में। और यहाँ पर क्या 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट गया था, और यहाँ पर एक ये r भी तो है, तो E3 जो था वो क्या था, आउटसाइड की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r³ इंटू स्मॉल r। सही है, Q अपॉन r³ स्मॉल r। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए E3 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 4q, r कितना है, देखिए ये r क्या होती थी वहाँ पर, रेडियस होती थी, तो रेडियस इस बार कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब, और ये r क्या होती थी, डिस्टेंस कहाँ की, पॉइंट की, तो ये हो गया r। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो E3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q कैपिटल R, और 2 का क्यूब 8, और ये कितना हो जाएगा r³, तो 4 दूनी 8, और ये एक r से एक r मर गया, तो E3 आएगा 1/2 बाहर लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। अब E1 भी आपके सामने है, E2 भी आपके सामने है, और ये क्या है E3 भी आपके सामने है, तो बताइए कौन सा बड़ा है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² कॉमन है सब में,
इसमें 1 का फैक्टर है, इसमें 2 का फैक्टर है, उसमें हाफ का फैक्टर है। तो देखिए 2 सबसे बड़ा, फिर ये, और फिर सबसे लास्ट में हाफ। तो यानी कि E2 बड़ा है किससे, E1 से, और सबसे छोटा कौन सा है, E3। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये आउटसाइड पॉइंट में मैंने उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना, उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा दिया है। ये है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की जगह q बाई v कर दिया। v में कि हमने ये पूरा क्यों लिया है, क्योंकि डेंसिटी क्या है आपकी, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। ये निकाल लिया, इसके बाद अब यहाँ वैल्यू रखी, तो रेडियस ये r थी, अब कितनी हो चुकी है 2r। चार्ज q था नॉर्मली, कितना चार्ज है 4q, वैल्यू रख दी स्मॉल r में, कितना है, कितने डिस्टेंस पर पॉइंट है, कैपिटल R पर, तो R रख दिया, वैल्यू निकाल के हमने क्या कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया। 2014 IIT क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और देखना है प्रीवियस ईयर का, जो 2016 IIT में आया हुआ है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (2016 IIT) क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है। छोटे वाले की रेडियस जो है वो स्मॉल a है और बड़े वाले की रेडियस स्मॉल b है, ठीक है। चार्ज जो है वो कितना है q, डेंसिटी जो है वो रो है, ठीक है। और जो रो है वो कांस्टेंट ना होकर कैसी है, वेरिएबल। a जहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये r क्या है आपका, r डिस्टेंस पर ये वेरी कर रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that the electric field in the region between, such that the electric field in region between spheres will be constant, will be constant। ऑप्शंस हैं आपके, पहला ऑप्शन है आपका q अपॉन 2πa², ऑप्शन बी है q अपॉन 2π b² माइनस का a², तीसरा है q अपॉन 2q अपॉन पाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी है आपका 2q अपॉन पाई ए स्क्वायर, 2q अपॉन पाई ए स्क्वायर। चलिए मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान रहा हूं और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाले की E2 मान रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आने वाली है वही क्या आएगी, E2। इसको करने का यही तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल लें, E1 छोटे वाले की, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल लें, बड़े वाले की, और दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें। क्योंकि कह रहा है कि ए की उस तरह वैल्यू बताइए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो। तो यानी कि E1 बराबर E2। क्लियर है बात। अब हमारा जो टास्क है वो क्या टास्क है, E1 और E2 को निकालना। क्लियर है, E1 और E2 को निकालना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो E1 तो देखिए बहुत आसान है। E1 क्या है, बहुत आसान है। E1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 1। E1 तो नॉर्मल हो गया। समस्या कहाँ आनी है, E2 पर। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। भाई डेंसिटी कहाँ है, यहाँ, ये रो यहाँ है। अब ये रो जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो देखिए फिर से वही काम जो हमने पिछली बार किया है, क्या निकालना पड़ेगा, DQ जानते हैं कितना होता है ना, मैं बार बार वो डेरिवेशन नहीं करूंगा। DQ क्या हो जाएगा, देखिए रो और DV, रो कितना है A बाई R, तो A बाई X, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा देखिए 4 पाई एक्स स्क्वायर DX। क्लियर है ना, A बाई X 4 पाई एक्स स्क्वायर DX। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम लोग क्या निकालते थे, Q इनसाइड में क्या हो जाता था, DQ। हमें कहां का Q चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमें Q कहां से कहां का चाहिए, हमें Q चाहिए भैया ये जो अंदर है वो कितना है। तो यानी कि कहां से कहां चलेंगे, A से B, तो लिमिट A टू B, DQ की वैल्यू रखिए A टू B। देखिए x से x कट जाएगा तो A 4 पाई x dx आएगा। तो Q इनसाइड कितना आया, देखिए तो ये A 4 पाई बाहर ले लीजिए, 4 पाई A बाहर, A से B x dx। ठीक है, तो Q इनसाइड 4 पाई A, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर और बाई 2, लिमिट A से B कितना आ जाएगा, देखिए 2 पाई A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्या आ गया ये Q इनसाइड। क्लियर है, यहां तक मेरे समझ से आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। ठीक है ना। अब देखिए क्या आने वाला है, यहां से हमें निकालना क्या है, E2। हमें क्या निकालना है, E2। तो E2 देखिए कैसे आएगा, चलिए E2 देखो, समझना बात को, E2 पूरे के लिए निकालना है, समझना बात को। देखो ये जो Q था ये इस अंदर वाले का चार्ज था, समझिएगा बात को। और ये जो Q आपने निकाला है ये कहाँ निकाला है, इनसाइड, या इसको आप अगर चाहें तो इनसाइड ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, A से B लिमिट लिए ना, तो लिख सकते हैं बिटवीन स्फीयर्स। क्या लिख सकते हैं इसको, बिटवीन स्फीयर्स। A से B लिमिट का मतलब क्या है, बिटवीन स्फीयर्स, बिटवीन स्फीयर्स। देखो गॉस लॉ हमसे क्या कहता है, गॉस लॉ हमसे कहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, टोटल चार्ज। क्या चाहिए आपको, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो अगर फाइनेट मुझको चाहिए तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन देखो दो हैं, एक तो Q जो इस वाले पर है और एक Q बिटवीन
स्फीयर्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q तो Q ही है, Q बिटवीन स्फीयर्स तुमने निकाल लिया है, कितना निकाला है भैया 2 पाई a b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया फाई नेट। क्लियर है, क्या आ गया फाई नेट। अब जरा इसकी वैल्यू रख दीजिए उठाकर, क्या रखना है वैल्यू इसकी, देखिएगा फाई नेट आप जानते हैं क्या आने वाला है ई ए, तो 4 पाई बी स्क्वायर बराबर क्यू प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसको नीचे भेज दीजिए, तो ई बराबर ये E2 चल रहा है Q प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इधर का मिटा दें, इस तरफ का मिटाए दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इस तरफ का मैं मिटा देता हूं, ऑप्शंस बचा लेते हैं। चलिए, और मैं क्या बचा लेता हूं E1 की वैल्यू। अब आपके पास E1 आ गया, आपके पास क्या आ गया E2 आ गया, बस वैल्यू रख दीजिए। क्या करना है E1 बराबर E2, तो E1 कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर, E2 कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और ये कितना है आपका Q प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, बी स्क्वायर को दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो देखो Q अपॉन ए स्क्वायर, ये Q अपॉन बी स्क्वायर प्लस का इधर ले आओ, Q अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। आगे देखें, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या ले लेना है भैया, इनका एलसीएम ले लो जरा, ये इसका एलसीएम ले लो, देखो तो Q एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा बी स्क्वायर, तो क्यू बी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, तो क्यू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां से आपका क्या आया आंसर, और भी तो नहीं कुछ छूटा, और तो कुछ नहीं छूटा, हाँ एक बी स्क्वायर नीचे रह गया लग रहा है कहीं। देखिए यहां पर मैंने बी स्क्वायर नहीं लिखा, देखिए बी स्क्वायर दोनों जगह डिवाइड होगा ना, इस क्यू बटे बी स्क्वायर में भी और इस वाले में भी। ठीक है, तो एक ये रह गया था, इसको नीचे लिख लीजिए बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई क्यू, 2 पाई को नीचे लाओ और ये ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर बी स्क्वायर था ना, देखो ये बी स्क्वायर था, इसमें डिवाइड किया तो क्यू बटे बी स्क्वायर इधर ले आए, और बी स्क्वायर इसमें भी डिवाइड तो होगा, तो ये नीचे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ये। क्लियर है, तो ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा, ये इसका बोर्ड से कोई लेने देना था, ये प्योर जो है किस पे बेस्ड है, आईआईटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आईआईटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, फिर उसके बाद देखेंगे एनर्जी क्या है, और मेरे समझ से यहाँ पर वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना, और पोटेंशियल पढ़ने के बाद आगे तो जो भी टॉपिक हैं जैसे कैपेसिटेंस वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, वो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो कल जो हम लोग का टारगेट होगा वो होगा प्योरली डाइपोल। डाइपोल के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आधी निकाल चुके हैं, आधी निकालनी है। उसके बाद डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या टॉर्क लगता है, उसकी क्या एनर्जी होती है, डाइपोल कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।